वेलकम टू ब्रॉड रिवर क्लासेस। मैं हूं जुनैद अजीज़, फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले एपिसोड में मैंने बात किया था कि लैंड फॉर्म्स एंड देयर चेंजिंग फॉर्म्स, स्थलाकृतियाँ और उनके बदलते हुए स्वरूप। आज फिर उस पर आगे चर्चा करते हुए हम लोग आज बात करेंगे वर्क्स ऑफ रिवर, मतलब नदियों के कार्य। पिछले एपिसोड में आपको इसकी तरफ मैंने आकर्षित किया था कि सरफेस पे जो दो तरह के फोर्सेज हमेशा काम करते रहते हैं, एक इंडोजेनेटिक, दूसरा एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक फोर्सेज का काम है कि वो इस इवन सरफेस को काट करके अनइवन में बदलना, जबकि एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेज हैं जिसमें रिवर्स, फ्लूवियल वाटर, विंड, ग्लेशियर, ये सारे आते हैं, जो अपने लाइफ में डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके उस अनइवन सरफेस को समतल या पेनी प्लेन में बदलने का काम करते हैं। इसलिए इस एक्सटर्नल फोर्सेस को हम लोग फोर्सेज ऑफ ग्रेडेशन भी बोलते हैं या एजेंट्स ऑफ इरोजन भी। इस एजेंट्स ऑफ इरोजन में नदियाँ, सरफेस वाटर, विंड, ग्लेशियर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो अपने लाइफ के डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स को क्रिएट भी करते हैं। तो आइए इन्हीं एजेंट्स ऑफ इरोजन में हम बात करते हैं आज वर्क्स ऑफ रिवर पे, मतलब नदियों के कार्य। नदियों के कार्य को विस्तृत या डिटेल समझने से पहले इसमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना है कि नदियाँ जहाँ से शुरू होती हैं माउंटेन एरिया में, अपर कोर्स से, या जहाँ पर भी स्नो फॉलिंग के बाद आइस मेल्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हाइट उसकी कोई फिक्स नहीं है कि किस हाइट पे ये स्नो मेल्टिंग का प्रोसेस शुरू होगा। पहाड़ी इलाकों में बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद जहाँ पे ड्यू पॉइंट पे आप पहुँचते हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री या माइनस पे चला जाता है, तो वहाँ पे स्नो फॉलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो बर्फ़ के गिरने से माउंटेन के अपर कोर्स में बर्फ़ की एक चादर बिछ जाती है जो आइस शीट कहलाती है, और जब कभी भी गर्मी पड़ती है तो गर्मी की वजह से वो आइस शीट पिघल करके नीचे की तरफ बहने लगता है। तो इस तरह से नदियों की शुरुआत होती है। वैसे उस मूविंग आइस को हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं, तो वो दूसरा मुद्दा है, उस पर अगले दिनों में चर्चा करेंगे। अभी जहाँ से रिवर ओरिजिनेट करती है माउंटेन एरिया में, उस जगह को हम लोग बोलते हैं सोर्स, मतलब नदियों का उद्गम स्थान। तो नदियाँ अपने सोर्स या उद्गम स्थान से शुरू होकर के पर्वत और फिर मैदानी इलाका होते हुए किसी न किसी बड़ी रिवर में, सी में, ओशन में या बे में जाके गिर जाती है। ये नदियों के जीवन का अंत होता है। तो नदियाँ जहाँ पे समाप्त होती है उस जगह को माउथ बोलते हैं। तो एक नदी की पूरी जीवन व्यथा, एक कंप्लीट लाइफ स्टोरी सोर्स से शुरू होकर के माउथ तक चलती है, और इसी बीच में नदियां अपने लाइफ में 3 अलग अलग स्टेजेस से गुजरती हैं, और इस 3 अलग अलग स्टेजेस में डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स को क्रिएट भी करती है। तो आज मेरी बात उसी मुद्दे पर होगी कि नदियां जहां से शुरू होती है और जहां पे एंड करती है, तो इसी बीच में जो उसकी लाइफ है, मतलब सोर्स टू माउथ, तो अपने इस लाइफ में अनेक अवस्थाओं से, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए ये रिवर जो सरफेस पे नए टाइप के लैंड फॉर्म्स को जो क्रिएट करती है, वो हैं क्या, वो बनते कैसे हैं, इसलिए इसको संक्षेप में हम लोग बोलते हैं वर्क्स ऑफ रिवर, नदियों के कार्य। तो पिछले दिनों में मैंने बताया था कि जितने भी एजेंट्स ऑफ इरोजन हैं वो जनरली अपने लाइफ में 3 तरह के काम करते हैं, इरोजन का, ट्रांसपोर्टेशन का और डिपोजिशन का। तो जैसे किसी सरफेस पे रिवर से इरोजन हो रहा है, तो इरोजन की वजह से भी लैंड के फॉर्म्स में चेंजिंग आती है, और मेनी टाइप्स ऑफ द न्यू लैंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड ओनली बिकॉज ऑफ द इरोजन एक्टिविटीज ऑफ रिवर जनरली इन माउंटेन रीजन। तो पहाड़ी इलाकों में जनरली नदियों के अपर्दन, मतलब इरोजन एक्टिविटीज से कई सारे लैंड फॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर उस कटे हुए सेडिमेंट्स को ये रिवर ट्रांसपोर्ट करती है, ढोती है, और फिर किसी न किसी जगह पे ले जाकर के इसको डिपॉजिट करती है। तो एक तरफ रिवर का काटना, इरोजन एक्टिविटी, दूसरी तरफ उसका ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरे
लास्ट स्टेज में जाकर के जब रिवर बूढ़ी हो जाती है, वृद्धावस्था में आती है, तो वहाँ पर रिवर की जो स्ट्रीम है उसमें फ्लो कम होने की वजह से नदियों में भार ढोने की क्षमता घट जाती है। इसलिए अंतिम अवस्था में, वृद्धावस्था में नदियाँ इरोजन नहीं करके और डिपोजिशन का काम ज़्यादा करते हैं। तो डिपोजिशन से भी कई तरह के लैंडफॉर्म्स का निर्माण मैदानी इलाकों में होता है। तो आपने देखा कि सोर्स से लेकर के माउथ, उसमें एक जो एरिया आया, एक कोर्स आया रिवर का, वो माउंटेन एरिया है। तो माउंटेन एरिया में चूंकि स्लोप काफ़ी तीव्र होती है, ढाल, तो तेज ढाल होने के कारण नदियों की धारा बड़ी तेज होती है। इसलिए पर्वतीय इलाकों में, माउंटेन रीजन में नदियां इरोजन का वर्क ज़्यादा करती हैं और उस इरोजन एक्टिविटीज से कई सारे लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं जिन्हें इरोजनल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, और वो भी जनरली माउंटेन रीजन में। तो इरोजन की एक्टिविटी से या इरोजन प्रोसेस से पहाड़ी इलाकों में जो बनने वाले लैंडफॉर्म्स हैं उसका नाम तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होगा ही, और साथ ही उस इरोजन में कुछ ऐसे टूल्स भी होते हैं, जैसे आप देखेंगे पत्थरों के टुकड़े जिसको रिवर ने काटे हैं, तो ये छोटे छोटे टुकड़े अट्रेशन का काम करते हैं, बड़ी चट्टानों पे उसको रगड़ने का काम करते हैं, जिससे भी स्थलाकृतियों में परिवर्तन आते हैं। तो पर्वतीय इलाकों में रिवर के इरोजन एक्टिविटी से बनने वाली आकृतियों में आता है वी शेप वैली, मतलब वी आकार की घाटी। ऐसा इसलिए होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों की धारा प्रायः तेज होती है, इसलिए वो लंबवत मतलब वर्टिकल इरोजन करते हैं। तो नीचे की तरफ इरोजन करने से घाटियों का आकार अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह हो जाता है, इसलिए ऐसी आकृतियों को वी शेप वैली मतलब वी आकार की घाटी कहते हैं, जो पर्वतीय इलाकों में इरोजन से बनने वाली आकृतियों में सबसे प्रमुख है। आगे चलने के बाद जब और रिवर आगे बढ़ती है तो अगर घाटी का आकार और चौड़ा होता चला जाता है, मतलब लंबवत अपर्दन के साथ साथ रिवर के अपने दोनों पासर मतलब दोनों किनारों पर भी अगर कटाव होता है, तो इस तरह से उस वी शेप वैली का आकार और उसकी गहराई और बढ़ती चली जाती है, जिससे गॉर्ज का निर्माण होता है, फिर कैनियन का निर्माण होता है। तो पहाड़ी इलाकों में रिवर के इरोजन से बनने वाली आकृतियों में आपने देखा कि वी शेप वैली, गॉर्ज और कैनियन ये प्रमुख आकृतियां हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब रिवर के रास्ते में जब नदियां बह रही हो तो रास्ते में लूज और हार्ड रॉक्स दोनों के कम्बिनेशन कहीं कहीं पर मिलते हैं। तो लूज रॉक्स जो है वो आसानी से कट जाते हैं और हार्ड रॉक्स कट नहीं पाते हैं। तो अब ये नदियाँ या नदियों का जल उस हार्ड रॉक से उछलते हुए नीचे की तरफ गिरता है, जो देखने में वाटरफॉल की तरह लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि पानी ऊपर से झरने की तरह गिर रहा हो। तो ऐसी आकृतियाँ भी इरोजनल एक्टिविटी का ही रिजल्ट है। तो ऐसी आकृतियों को हम लोग वाटरफॉल बोलते हैं। अगर कई वाटरफॉल्स इस तरह से एक सिस्टम में आपको मिलते हैं तो फिर ये रैपिड्स कहलाते हैं। तो आगे चलने के बाद जब देखेंगे रिवर जब पहाड़ी इलाकों से थोड़ा नीचे की तरफ उतरती है, जहाँ पे माउंटेन का स्लोप कम होता है, तो इरोजन में जो टूल्स इस्तेमाल करती है नदियाँ, वो प्राय रोड़े या कंकड़ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो किसी कठोर चट्टान पे पड़ने के बाद उसको घिसते हैं, उसको रगड़ते हैं। तो रगड़ने की वजह से उन कठोर चट्टानों में एक होल बन जाता है। उस होल का नाम होता है पोर्ट होल। ये पोर्ट होल्स मतलब गर्तिका, जल गर्तिका, पोर्ट होल्स जो रिवर में के इरोजन में इस्तेमाल होने वाले टूल्स के घर्षण से ये बने हैं। उसी तरह से आप देखेंगे आगे चलने के बाद नदी वेदिकाएं हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि इनसाइड ट्रेनस है। ये सारी आकृतियाँ पर्वतीय इलाकों में इरोजन से बनती है, लेकिन जैसे ही ये रिवर फुट हिल जोन को पार करने के बाद प्लेन एरिया में इन करती है, मैदानी इलाकों में, तो आप देखेंगे कि मैदानों की जो ढाल है वो प्रायः कम होती है। जनरली मैदान दुनिया के समतल होते हैं, उसकी ढाल
पर्वत और पठारों की तुलना में बहुत कम होती है, तो निश्चित रूप से जब समतल भूमि में नदियों का प्रवेश होता है तो उसकी धारा धीमी हो जाती है। धारा धीमी होने का अर्थ कि अब उसमें परिवहन की क्षमता जो है वो घट गई धीरे धीरे। उसमें जो भार ढोने की क्षमता है, मतलब जिस सेडिमेंट्स को नदियों ने पहाड़ी इलाकों से काट करके बहा के नीचे लाया, अब धारा या के प्रवाह में कमी के कारण अब वो कटे हुए अवसाद या सेडिमेंट्स अब वो ज़्यादा दूर तक बह के नहीं जाते। तो मैदानी इलाकों में आने के बाद अब नदियों की दूसरी एक्टिविटी, मतलब दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है। वो कार्य कहलाता है निक्षेपण या डिपोजिशन का। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैदानी इलाकों में आने के बाद नदियां इरोजन वर्क बिल्कुल ही नहीं करती, ऐसा भी नहीं है। चूंकि धारा का प्रवाह कम होने के कारण मैदानी इलाकों में इस डिपोजिशन वर्क की प्रधानता हो जाती है और इरोजन नगण्य हो जाता है, न के बराबर। तो अब इस डिपोजिशन प्रोसेस से या डिपोजिशन एक्टिविटीज से भी मैदानी इलाकों में डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अब वैसे लैंड फॉर्म्स में आप देखेंगे, जैसे आप देखते हैं कि एलुवियल फैन, जलोढ़ पंखे की आकृतियों का भी एक निर्माण होता है सेडिमेंट्स के जमा करने से। जलोढ़ पंख के बाद आप उसी में आगे चलने के बाद देखते हैं फ्लड प्लेन्स को भी आप देखेंगे, उसी में डेल्टा भी आते हैं, मेंडर्स भी आते हैं, ऑक्सबो लेक भी आते हैं। उसी में कभी कभी आप देखते हैं ऑक्सबो लेक के साथ नेचुरल लेवी का भी फॉर्मेशन होता है। तो आप फ्लड प्लेन्स के बाद एलुवियल फैंस, डेल्टा, मेंडर्स, ऑक्सबो लेक, ये सारी आकृतियां ऐसी है। मेंडर के साथ साथ नेचुरल लेवी, प्राकृतिक तटबंध जिसको बोलते हैं, ये आकृतियां ऐसी है जो जनरली मैदानी इलाकों में पाई जाती है। और मैदानी इलाकों में नदियों के अवसादों के जमा करने से, अवसाद का सेंस यहाँ सेडिमेंट्स, इरोडेड मटेरियल्स है जिसको नदियों ने पर्वतीय इलाकों से काट करके मैदानी इलाकों तक पहुँचाया। अब नदी चूँकि मैदानी इलाकों में वृद्धावस्था में आ जाती है, इसलिए उसमें परिवहन की क्षमता घट जाती है। और परिवहन की क्षमता जैसे ही घटती है तो निक्षेपण के कार्य शुरू होते हैं। तो नदियां जहां जहां पर जिस आकृति में या जिस रूप में इस सेडिमेंट्स को जमा करती है, तो उसी से डिफरेंट टाइप के ये लैंड फॉर्म्स जो आपने देखे टोपोग्राफी, ये बनते हुए दिखते हैं। और उत्तर भारत का जो ये विशाल मैदान है, या दुनिया में ऐसे और भी रिवर बेसिन है, जैसे आप नाइल रिवर बेसिन को देखेंगे, वांगो रिवर बेसिन को देखिए, उसी तरह से यांगटी सिक्यांग रिवर बेसिन को देखिए, मिसिसिपी मिसौरी रिवर बेसिन को आप देखिए। तो दुनिया में जो बड़ी नदियों के प्राय मैदानी इलाके हैं, वहाँ इस तरह की आकृतियाँ पाई जाती है जो रिवर के डिपोजिशन प्रोसेस या डिपोजिशन एक्शन का रिजल्ट है। तो आपने इस एपिसोड में देखा कि नदियाँ अपने लाइफ में सोर्स से शुरू होकर के माउथ तक जो रिवर की एक लाइफ है, इस लाइफ के अंदर जो रिवर एक लिमिटेड है उसकी ये लाइफ, और अपने इसी लाइफ में सोर्स से लेकर के माउथ तक रिवर 3 अलग अलग अवस्थाओं से गुजरने के बाद अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स को उसने बनाया। और ये लैंड फॉर्म्स जैसे ही बनते हैं तो फिर इस पर इरोजन एक्टिविटी होती है, जिसके बारे में हम लोग अगले आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। जब कभी इरोजन साइकिल पे बात होगी तो उसमें हम लोग इस मुद्दे को भी रखेंगे कि जैसे ही कोई लैंड मास या कोई लैंड फॉर्म्स ऊपर उठता है तो फिर उस पर एक इरोजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और बाद में वो इरोजन प्रोसेस से कट करके एक पेनी प्लेन स्टेज में चला जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने बात किया आपके साथ वर्क्स ऑफ रिवर पे, और उस वर्क्स ऑफ रिवर से बनने वाले डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स पे। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वर्क्स ऑफ विंड, मतलब डिजर्ट इलाकों में विंड या ये पवन, प्रिवेलिंग विंड, ये एजेंट हैं सबसे बड़े इरोजन के। और हॉट डेजर्ट में जनरली जो भी आप लैंड फॉर्म्स देखते हैं, इसका श्रेय सिर्फ विंड को जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे कि ये विंड डेजर्ट इलाके में किस तरह से अपनी एक्टिविटी करते हैं और उससे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं। अगर मेरी ये बात, मेरी ये नॉलेज आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।